बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर ए सेलुलर लाइफ में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। तो डिस्कवरी ऑफ वायरसेस से पहले हम एडवर्ड जेनर के एक्सपेरिमेंटल वर्क को डिस्कस करेंगे। अच्छा, वायरस की डिस्कवरी से पहले हम वायरस की वैक्सीन पे बात करेंगे। एक साइंटिस्ट था एडवर्ड जेनर, who discovered first vaccine against smallpox। एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट था, उसने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट फर्स्ट वैक्सीन को डिस्कवर किया था। तो ये बात आप लोग याद रखें एमसीक्यूज के लिए कि फर्स्ट वैक्सीन किसने डिस्कवर किया था? एडवर्ड जेनर ने। किस तरह डिस्कवर किया था, उसके एक्सपेरिमेंटल वर्क को देखते हैं कि एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट फर्स्ट वैक्सीन कैसे डिस्कवर किया था। अच्छा, इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। एडवर्ड जेनर के जमाने में दो डिजीज कॉमन थी। एक था स्मॉल पॉक्स, जो जिनसे ह्यूमन इफेक्ट होते थे, और एक डिजीज था काउपॉक्स, जिससे काउ इफेक्ट होते थे। उस जमाने में दो डिजीज कॉमन थी, स्मॉल पॉक्स एंड काउपॉक्स। काउपॉक्स से काउ इफेक्ट होते थे और स्मॉल पॉक्स से ह्यूमन इफेक्ट होते थे। तो एडवर्ड जेनर ने उस जमाने में एक एक्सपेरिमेंट किया। एडवर्ड जेनर ने ऑब्जर्व किया कि जो लोग काउ की देखभाल करते हैं उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होती थी, और जो लोग काउ की देखभाल नहीं करते थे, जो लोग काउ के साथ कांटेक्ट में नहीं होते थे, उन लोगों को स्मॉल पॉक्स होती थी। अच्छा, यानी मिल्क मेड जो होते हैं, जो काऊ की देखभाल करते हैं, उन लोगों को स्मॉल पॉक्स नहीं होती थी। तो उस टाइम ये एडवर्ड जेनर ने एक एक्सपेरिमेंटल वर्क किया इस पे कि जो काऊ पॉक्स की बीमारी है, जिनसे काऊ इफेक्ट होती है, और जो लोग काऊ की देखभाल करते हैं उन लोगों को स्मॉल पॉक्स फिर नहीं होती थी। तो उस बेस पे एक एडवर्ड जेनर ने साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट किया। ये देख के सारा नेल्मस, ये एक वुमेन है, मिल्क मेड है, इन्फेक्टेड विद काउपॉक्स। ये चूंकि सारा नेल्मस हैं, ये काऊ की देखभाल करते हैं, और काऊ की जो बीमारी है काउपॉक्स, उसके सिम्टम इस सारा नेल्मस में मौजूद थे। इन सिम्टम की वजह से सारा नेल्मस को फिर स्मॉल पॉक्स नहीं होती थी। काउपॉक्स के सिम्टम जो थे वो माइल्ड सिम्टम थे, मामूली सिम्टम थे, जिससे डेथ पॉसिबल नहीं थी। तो उसने एक्सपेरिमेंट किया कि ये जो सारा नेल्मस हैं, ये तो काउपॉक्स से इफेक्टेड हैं। उसने किया एडवर्ड ने कि नेल्मस से इस काउपॉक्स की जो स्केप होते हैं, जो फ्लूइड होता है, वो लिया और इस बच्चे में उसने इंजेक्ट किया। जेम्स फिलिप्स में उसने काउपॉक्स की पल्स को नेल्मस से लिया और जेम्स फिलिप्स में इंजेक्ट किया। जैसे ही एडवर्ड जेनर ने इस नेल्मस से काउपॉक्स की पल्स को इंजेक्ट किया इस फिलिप्स में, तो कुछ दिनों बाद फिलिप्स में भी काउपॉक्स के सिम्टम शुरू हुए। अब उसने क्या किया कि उस जमाने में तो एक और बीमारी भी कॉमन थी, स्मॉल पॉक्स। ये देखे एक फीमेल है जो कि स्मॉल पॉक्स से इफेक्टेड है, स्मॉल पॉक्स से। तो उसने क्या किया कि इस स्मॉल पॉक्स के पेशेंट से स्केप को लिया। स्केप क्या होता है? स्केप ये जख्म के इर्द गिर्द जो लेयर होता है, इसको लिया और इस फिलिप्स में इंजेक्ट किया। तो अब उसने उसकी जब ऑब्जर्वेशन की
तो फिलिप्स जो ऑलरेडी उसमें कोफॉक्स की स्केप मौजूद थे, जब एडवर्ड ने इस स्मॉल फॉक्स के फिशन से स्केप लिया, इस फिलिप्स में इंजेक्ट किया, तो रिजल्ट में फिलिप्स जो था, ये बच्चा जो था, उसमें स्मॉल पॉक्स काज नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों में काउ फॉक्स के सिम्टम होते हैं उनमें स्मॉल फॉक्स नहीं होती, यानी स्मॉल फॉक्स के अगेंस्ट उनमें फिर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंट एडवर्ड जेनर ने किया। एडवर्ड जेनर ने ये एक्सपेरिमेंट तकरीबन बहुत सारे लोगों पे अप्लाई किया, जिन लोगों जो हेल्थी पर्सन थे। पहले उनमें काउ फॉक्स की स्केप को इंजेक्ट करते थे, फिर उनमें स्मॉल पॉक्स की स्केप को इंजेक्ट करते थे। एज अ रिजल्ट किसी भी पर्सन में फिर स्मॉल पॉक्स डेवलप नहीं होता था। तो उसने ये अंदाजा लगाया कि जिन लोगों में काउ फॉक्स के सिम्टम होते हैं उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता, क्योंकि स्मॉल पॉक्स से ह्यूमन ज्यादा इफेक्ट होते थे, काउ फॉक्स से कम होते थे। काउ फॉक्स के सिम्टम माइल्ड थे, मामूली थे, लेकिन स्मॉल पॉक्स जो खतरनाक थी काउ फॉक्स के मुकाबले में। तो उसने क्या किया कि स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट उसने एक सब्सटेंस तैयार किया। इसको ये वैक्सीन नाम एडवर्ड जेनर ने नहीं दिया था, वैक्सीन नाम इसको बाद में दिया गया। लेकिन ये जो सब्सटेंस था स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, ये किसने बनाया? ये एडवर्ड जेनर ने बनाया। दोबारा सुने कि जो लोग काऊ की देखभाल करते हैं, तो काऊ में तो एक बीमारी होती थी काऊ फॉक्स, तो जो लोग इनकी देखभाल करते थे उनमें काऊ फॉक्स के सिम्टम अफेयर होते थे, लेकिन इनमें स्मॉल फॉक्स डेवलप नहीं होती थी। तो इस बेस पे उसने एक्सपेरिमेंट किया कि जो सारा नीलमस हैं ये तो काऊ की देखभाल करती थी, तो जाहिरी बात है कि इसमें फिर काऊ फॉक्स के सिम्टम अफेयर होते थे। उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया इस पे। एक हेल्थी पर्सन लिया, हेल्थी पेशेंट बच्चा लिया 6 साल का, उसमें उसने इस सारा नीलमस से काऊ फॉक्स के स्केप को लिया और इस फिलिप्स में इंजेक्ट किया। तो कुछ दिनों बाद फिलिप्स में भी काऊ फॉक्स की सिम्टम अपेयर हो गए। अब उसने क्या किया कि एक पेशेंट था स्मॉल फॉक्स का, उसका स्केप लिया और इस फिलिप्स में इंजेक्ट किया। जब उसने रिजल्ट देखा तो फिलिप्स में स्मॉल पॉक्स डेवलप नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों में काऊ फॉक्स के सिम्टम होते थे उनमें फिर स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। तो इससे ये बात उसने प्रूव की कि ये जो काऊ फॉक्स हैं, इसको अगर हम किसी हेल्थी पेशेंट में इंजेक्ट करेंगे तो स्मॉल पॉक्स के लिए उन हेल्थी पेशेंट में इम्यूनिटी डेवलप होगी। तो इस तरह उसने ये सब्सटेंस तैयार किया। बाद में एक साइंटिस्ट आया, लुइस पास्चर, उसने इस सब्सटेंस के लिए टर्म यूज किया वैक्सीनेशन। जब बाद में चार्ल्स चैम्बरलैंड एंड एवनास्की आए, चार्ल्स चैम्बरलैंड एंड एवनास्की ने क्या किया, they found that bacteria cannot pass through porcelain filter which has pore size of 0.1 to 1 micron or 100 to 1000 nanometer. चार्ल्स चैम्बरलैंड एंड एवनास्की ने ये बात नोट की थी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो पोर्सिलीन फिल्टर से पास नहीं होते। पोर्सिलीन एक फिल्टर पेपर होता है जिनकी मदद से वो, चूंकि पुराने ज़माने में लोगों का कंसेप्ट था कि जो डिजीज होते हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, तो उस वजह से ये चार्ल्स चैम्बरलैंड एंड एवनास्की ने एक पोर्सिलीन फिल्टर बनाया और इस फिल्टर से बैक्टीरिया पास नहीं होते थे। इस पोर्सिलीन फिल्टर्स के जो पोर होते हैं उनका साइज 0.1 माइक्रॉन टू 1 माइक्रॉन होता है। अब उन लोगों ने क्या किया, while agent responsible for rabies, a disease
is transferred to human by bite of rabbit, dog, fox, cat, bats and other animal can pass through these filter. अच्छा, उस जमाने में फिर एक डिजीज आया था, रेबीज। रेबीज एक डिजीज है, ह्यूमन में ट्रांसफर होती हैं। जब कोई रेबिट, डॉग, फॉक्स, बेट्स, कैट्स वगैरह अदर एनिमल्स ये किसी ह्यूमन को बाइट करे, तब वो जमाने में एक बीमारी थी, डिजीज थी, रेबीज। तो इसके मुतालिक लोगों का कंसेप्ट था कि ये रेबीज जो हैं ये बैक्टीरियल डिजीज है। लेकिन जब उन लोगों ने इस रेबीज के एजेंट को पोर्सिलीन फिल्टर से पास किया तो वो इजीली पास हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया तो पोर्सिलीन फिल्टर से पास नहीं होते थे। लोगों का तो ये कंसेप्ट था कि रेबीज जो है बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, लेकिन बैक्टीरिया तो पोर्सिलीन फिल्टर से पास नहीं होते थे। लेकिन जब इन लोगों ने इस कॉजेटिव एजेंट को पोर्सिलीन फिल्टर से पास करने की कोशिश की तो इसीलिए पास हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं, कोई और चीज है। अच्छा, एट दैट टाइम साइंटिस्ट assumed that rabies is a bacterial disease। उस जमाने में लोगों का ये कंसेप्ट था, लोगों का ये तस्वर था कि जो रेबीज है ये बैक्टीरियल डिजीज है। बट व्हेन दे ट्राई टू पास देम थ्रू अ पोर्सिलीन फिल्टर, जब उन लोगों ने इसको पोर्सिलीन फिल्टर से पास करने की कोशिश की, एज अ रिजल्ट द रेबीज एजेंट पास्ड फ्रॉम द फिल्टर एंड दे सजेस्ट द नेम फिल्ट्रेबल वायरस। चूंकि उस जमाने में तो लोगों का ये कंसेप्ट था कि ये जो रेबीज हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और बैक्टीरिया पोर्सिलीन फिल्टर से पास नहीं हो सकते। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इन एजेंट को पोर्सिलीन फिल्टर से पास करने की कोशिश की तो इजीली पास हो गए। तो उन लोगों ने कहा कि ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं, ये कोई दूसरी वायरल डिजीज है और उस टाइम इसको नाम दिया फिल्ट्रेबल वायरस। अच्छा, ये जो चार्ल्स चैम्बरलेन था ये चूंकि एनिमल पे काम करता था और इसके साथ जो दूसरा साइंटिस्ट था एवोनॉस्की, ये प्लांट पे रिसर्च करता था। रिसर्च ऑन प्लांट डिस्कवर द एजेंट हु कॉज टोबैको डिजीज वाज फिल्ट्रेबल वायरस। एवोनॉस्की जो उस जमाने में प्लांट में एक डिजीज कॉमन थी, टोबैको डिजीज, तो इसके बारे में भी लोगों का एक ख्याल था कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल डिजीज है। लेकिन बैक्टीरिया जब इसने इसको फिल्ट्रेबल पोर्सिलीन फिल्टर से पास करने की कोशिश की तो ये पास हुई। तो इससे ये अंदाजा लगाया कि ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं बल्कि कोई वायरल डिजीज है, तो इसको भी उसने नाम दिया फिल्ट्रेबल वायरस। फिर 1935 चूंकि इस जमाने में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, इस जमाने में एक साइंटिस्ट आया W.M. स्टैनली, purified a filtrable agent and successful in crystallizing the tobacco mosaic virus। अच्छा, फिर W.M. स्टैनली आया 1935 में, उसने इस फिल्ट्रेबल यानी फिल्ट्रेबल वायरस को प्यूरिफाइड किया और इसकी क्रिस्टल बनाए और उसको एक नाम दिया कि ये एक वायरस है। पहले इसको फिल्ट्रेबल वायरस नाम दिया था, लेकिन बाद में इस क्रिएचर को वायरस का नाम दिया गया। तो वायरस की डिस्कवरी का असल क्रेडिट किसको जाता है? W.M. स्टैनली। एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि वायरस को किसने डिस्कवर किया था? W.M. स्टैनली ने। हालांकि सबने इस वायरस पे काम किया था, लेकिन असल जो काम था वो W.M. स्टैनली ने किया था कि उसने इसकी क्रिस्टलाइजेशन की और उसको एक नाम दिया कि ये फिल्ट्रेबल वायरस नहीं बल्कि ये वायरस है। तो ये था जी आप लोगों का डिस्कवरी ऑफ वायरस। इसको एमसीक्यूज के लिए याद रखें। थैंक यू सो मच।